देखिएगा, आज की जो क्लास है वो हमारी भारतीय संविधान पर है, ठीक। और इस टॉपिक से हमेशा कई बार बीपीएससी हो या यूपीपीसी हो या कोई भी स्टेट पीसीएस की अगर बात करें तो यहां से दो प्रश्न आपको हर बार देखने को मिलेगा, चाहे भले ही आईएएस क्यों ना हो। आईएएस यहां से क्वेश्चन उठा रहा है इस टॉपिक से, ठीक। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझिएगा। और आप लोगों को एक बात और बता दें कि जो हमारे साथ में छात्र जुड़े हुए हैं ग्रुप में जुड़ के कुछ नहीं होगा जब तक आप क्लास नहीं करेंगे। ग्रुप में जुड़ के क्रांति नहीं होगी, इस बात का आपको विश्वास रखना पड़ेगा, ठीक। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से डेली क्लास करिएगा। आज देखिएगा, आज हम बात करेंगे किस पर, तो भारतीय संविधान के निर्माण पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? भारतीय संविधान के निर्माण पर बात करेंगे। और एक मिनट, इस टॉपिक से हर बारी एक दो प्रश्न देखने को हर बार परीक्षा में मिलते ही मिलते हैं, हर बार आपको देखने को मिलेगा। हाँ, और दूसरी चीज आपको बता दें कि कमेंटबाजी अब बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि जो चीजें होंगी वो कमेंट हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग क्लास कर लेते हैं, इसके बाद में जो भी प्रश्न होगा हम सारी चीजों को सॉल्व करके चलेंगे, ठीक। चलिएगा, बात करेंगे संविधान के निर्माण पर। संविधान के निर्माण, देखिएगा, यहां पर दो तीन चीजों को हम आपके साथ में स्पष्ट करना चाहते हैं। नंबर एक, जब आप भारतीय संविधान को पढ़ रहे होंगे तो आप देखते होंगे सैद्धांतिक विकास। क्या देखते हैं? सैद्धांतिक विकास। अगर भारतीय संविधान के सैद्धांतिक विकास की यात्रा की बात करें तो कहां से है? 1773 से। कहां से होती है? 1773 से। यहां पर थोड़ी कहानी को समझिएगा कि 1773 से इसे सैद्धांतिक विकास की यात्रा क्यों माना जाता है, क्योंकि भारत में पहली बार, बात को समझिएगा, भारत में पहली बार संविधान यानी कि कानून लाए गए थे। किसके लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। आपको पता होगा रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग का मतलब होता है नियंत्रण। नियंत्रण उस समय भारतीयों को नहीं किया जा रहा था। किसको किया जा रहा था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को किया जा रहा था। ये मुद्दे पर कभी हम चर्चा बाद में करेंगे या इतिहास के साथ करेंगे, यहां पर नहीं करेंगे। यहां पर जो हमारा टॉपिक है वो संविधान के निर्माण से है। यहां हम बात सैद्धांतिक विकास की बिल्कुल नहीं करेंगे, सैद्धांतिक विकास की बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहां पर इनको नहीं पढ़ेंगे। हमारी जो आज चर्चा का विषय रहेगा वो हमारा कहां से रहेगा? सैद्धांतिक निर्माण की अगर हम बात करें तो क्रिप्स मिशन से रहेगा। कहां से रहेगा? क्रिप्स मिशन प्रस्ताव से रहेगा, ठीक। बात समझ रहे हैं? हम आज जो चर्चा करेंगे वो कहां से करेंगे? क्रिप्स मिशन प्रस्ताव से, ठीक। चलिएगा, अगर आपसे यह पूछ ले कोई कि भारतीय संविधान के निर्माण की यात्रा कहां से हुई या भारतीय संविधान के विकास का क्रम क्या है, तो 1773 से बताएंगे। अगर कोई यह पूछ ले कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, तो आपको क्रिप्स मिशन योजना के प्रस्ताव से बताना होगा, ठीक। किससे बताना होगा? क्रिप्स मिशन प्रस्ताव से बताना होगा। गुड इवनिंग सभी लोगों को। मैं कैरियर पथ आईएएस के प्लेटफॉर्म से सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिएगा, अब बिल्कुल साइलेंट रहिएगा। देखिएगा, अगर मैं क्रिप्स मिशन प्रस्ताव की बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। हर एक स्टूडेंट को पता रहता है छोटी छोटी बातें, लेकिन परीक्षा में जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं वहां पर हाईलाइट करना मेरा काम है।
क्योंकि आपको पढ़ते सभी लोग हैं, चाहे आप हों या हम हों, हर एक व्यक्ति पढ़ता है। लेकिन अगर एग्जाम की प्रवृत्ति और प्रकृति को समझ जाए तो पेपर क्रैक कर जाता है। जो बुक का मैं अध्ययन करूंगा वही बुक का अध्ययन आप करेंगे, लेकिन प्रश्न कहां से आएंगे परीक्षा में? यह होता है एग्जाम की प्रवृत्ति। अब प्रवृत्ति को समझने के लिए आपको लगभग में 5 वर्षों के क्वेश्चन पेपर का अध्ययन करना पड़ेगा, और वो आप करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो काम करना पड़ता है। आपको क्या चाहिए? सीधा सीधा पीडीएफ में नोट्स चाहिए। जब पीडीएफ में नोट्स चाहिए, समोसा के साथ में चटनी चाहिए, तो ये बताइएगा कि आप केवल और केवल मेरे ऊपर डिपेंड रह के काम करेंगे, सफलता 1 साल 2 साल 3 साल में लगेगी। सच है, आपको बुरा भले ही लग रहा हो, सच्चाई है। एक मिनट, अगर आपको सफलता लेनी है तो इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, और काम करने की दिशा में आपको यह समझना होगा कि भाई मैं क्रिप्स मिशन योजना का प्रस्ताव की बात जो सर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि प्रावधान आपके पास नहीं होंगे, या क्रिप्स मिशन योजना क्यों आई थी, उसका कारण क्या थे, उसका प्रावधान क्या था, उसका निष्कर्ष क्या निकला, ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। लेकिन क्वेश्चन कहां से आएगा, ये महत्वपूर्ण बात होती क्या है कि परीक्षा के लिए समय बहुत कम होता है। आवश्यक और अनावश्यक चीजों को जानना ही एक महत्वपूर्ण विषय होता है। अगर आप आवश्यक चीजों को समझ रहे हैं तो ये मान लीजिएगा कि परीक्षा मात्र और मात्र आप 60 दिन में क्रैक कर जाएंगे, और अगर आप आवश्यक चीजों को नहीं समझ रहे हैं तो आपके लिए ये 60 दिन क्या, आपको 6 वर्ष लग सकते हैं। 6 वर्ष सच है। तो इसके लिए आपको क्या समझना होगा? एग्जाम की प्रवृत्ति। और एग्जाम की प्रवृत्ति के लिए आप लोगों को मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको विगत वर्षों के क्वेश्चन पेपर को देखना ही पड़ेगा, और वो आप काम करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? उस काम में मेहनत पड़ती है। आप कहेंगे हमारे पास में समय नहीं है, समय निकालना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। अगर बीपीएससी या यूपीपीसीएस या लोक सेवा आयोग का सपना लिए बैठे हैं तो ये काम करना पड़ेगा। पढ़ते सभी लोग हैं, पढ़ना नहीं है। हमको क्या करना है? काम करना है, काम करना है, पढ़ना नहीं है। पढ़ते सभी लोग हैं। पढ़ने को तो आप बोल दीजिए पॉलिटी, वो बोलेंगे कि मैंने तो अरे सर मैंने 24 घंटे में खत्म कर दी लक्ष्मीकांत। उनसे पूछ लीजिएगा क्या पढ़ेंगे? पॉलिटी में उनको केवल और केवल अनुच्छेद याद रहेंगे। अनुच्छेद कभी भी परीक्षा में यह बताइएगा 1 या 2 अनुच्छेद पूछा जाएगा। अनुच्छेद याद करके आप ये कहें कि संविधान विषय की आपको बेहतर जानकारी हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मार्क पर याद रखिएगा, आपको संविधान में शासन प्रणाली पहले देखनी पड़ेगी, वो आप करेंगे नहीं और ना ही करते हैं। जैसे कि लोकतंत्र शासन प्रणाली, इस पर कभी आपने प्रकाश नहीं डाला। केवल और केवल इतना समझते हैं कि इब्राहिम लिंकन ने एक बात बोली है, जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा। इतनी बात पे आप अपना फोकस रखते हैं कि यही लोकतंत्र है। नहीं, वास्तविक लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की क्या धारणाएं होती हैं, लोकतंत्र के क्या पैरामीटर होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। ये आप नहीं जानेंगे। क्यों नहीं जानेंगे? क्योंकि इस दिशा में काम करना पड़ेगा। मैं आपको सारी चीजें करवाऊंगा, इस बात के लिए निश्चित रहिए। लेकिन जिस राह पे चल रही हैं उस दिशा में आपको पता होना चाहिए कि हमको क्या क्या काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम आपको बोलने लगे कि देखिएगा हमारे कंधे पे आप बंदूक रख के चलिएगा, हम आपको पार लगा देंगे। हो सकता है हम गलत रास्ते पे आपको ले जा रहे हैं, तो आप ही तो आप जज करिएगा। ये जज काम करने का किसका है? आपका। क्योंकि आप हमारे साथ में समय लगा रही हैं, 2 घंटे 3 घंटे हमारे साथ में समय अगर आप दे रही हैं तो वो कहीं ऐसा ना हो कि हम आपको गलत दिशा में ले जा रही हूं और उस दिशा में आपको शून्य मिले, यानी कि अंधेरा मिले। तब आप क्या करेंगे? इसको जानने के लिए आपको काम करना पड़ेगा।
मेरे साथ जुड़े हों या कहीं और जुड़े हों, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप मेरे साथ जुड़िए, जहां भी जुड़े हो, जिसके भी मार्गदर्शन पे आप चल रहे हैं, उस दिशा में आपको जानना पड़ेगा कि सही दिशा में ले जा। कई छात्र हमसे पूछने लगते हैं सिलेबस दे दीजिएगा। अरे सिलेबस क्या जान के करोगे? सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिएगा। कितने बार आपने सिलेबस पढ़ा है? सिलेबस नहीं जरूरी होता है, सिलेबस में यह पैरामीटर जानना जरूरी होता है कि क्वेश्चन कहां से आ रहा है। शासन प्रणाली आपको, जैसे लोकतंत्र देख ली, इसके बाद में आपको संसदीय शासन प्रणाली देखनी पड़ेगी कि संसदीय शासन प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं हैं, और हमारे भारतीय संविधान या संविधान शास्त्रियों ने संसदीय शासन प्रणाली को क्यों अपनाया, यह जानना जरूरी है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को क्यों नहीं अपनाया, और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं, यह जानना जरूरी है। फिर आपको यह देखना पड़ेगा कि एकात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, परिसंघात्मक शासन प्रणाली क्या होती है। ये सारी चीजों पर आप जब समझ लेंगे तब आपके लिए लक्ष्मीकांत हो या कोई भी बुक हो, आपके लिए जीरो लगेगी। इन्हीं शासन प्रणाली पर पूरी पॉलिटी टिकी हुई है, या कहें भारत की राजनीति की धुरी यही शासन प्रणाली है। यह बात जाननी पड़ेगी। आज नहीं, हम किसी दिन इन शासन प्रणाली पर चर्चा जरूर करेंगे कि शासन प्रणाली कौन कौन सी है और हमारे देश का किस प्रकार की शासन प्रणाली से हमारे देश का संचालन किया जाता है। तभी आपको वास्तविक में मूल अधिकार समझ में आएगा। ऐसे हम भले ही बोलते रहे कि मूलाधिकार में स्वतंत्रता समानता की बात की गई है, आपको जीरो नहीं समझ में आएगा। आप अनुच्छेद 14 और 15 रटते रहेंगे और 14 से लेकर 18 तक रटते रहेंगे कि समानता की बात की गई है। अब ये नहीं पता होगा कि समानता क्यों दी गई है, ये नहीं पता होगा स्वतंत्रता क्यों दी गई है, ये नहीं पता होगा कि अनुच्छेदन का सिद्धांत अनुच्छेद 13 में क्यों लाया गया है, यह नहीं पता होगा कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का अर्थ क्या है। आपको यह नहीं पता हो पाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्यों जोड़े गए हैं। आपको यह नहीं पता हो पाएगा कि मूल कर्तव्य क्यों जोड़े गए हैं। जब तक ये चीजें आपको शासन प्रणाली पता नहीं होगी, तब तक इन चीजों का कोई अर्थ नहीं निकल के आएगा। आप भले ही पढ़ते रहिएगा। इसके लिए आपको शासन प्रणाली जानना बहुत ही जरूरी है, और आज तो नहीं, किसी दिन हम चर्चा जरूर करेंगे। ठीक, तो आज का जो विषय है वो हमारा है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन योजना की अगर बात करें तो आपको पता होगा कि कब आई हुई थी। तो 1942 में क्रिप्स मिशन योजना आया, वो क्रिप्स मिशन आया हुआ था। ठीक, 1942 में क्यों आया था तो आपको पता होगा कि भारतीयों के द्वारा अपनी लगातार स्वतंत्रता की मांग की जा रही थी, और उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। आपको यह भी पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और जापान की पूरे विश्व में अगर बात करें तो जापान अपनी प्रतिस्पर्धा यानी कि बाहुबली शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। यहां पर बात को समझिएगा, केवल ये मत सोचिएगा कि भारत के जो जितने भी नेता थे उन्हीं ने आजाद करवा लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर वैश्विक स्तर पे आपको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से हमारा देश आजाद हुआ। अगर आप ये बात नहीं समझ रहे हैं तो आप भारत की राजनीति को नहीं समझ पाएंगे। बार बार परीक्षा में क्वेश्चन गलत करेंगे, प्रारंभिक परीक्षा निकाल भी लेंगे, लेकिन मुख्य परीक्षा में कुछ होने वाला नहीं है। यह बात का सच है। स्पीड हो सकती है ज्यादा, मैं शुरू ही से पढ़ा रहा हूं, आप निश्चिंत रहिएगा। ठीक, मैं शुरू से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिएगा। अब आपको पता है कि क्रिप्स मिशन जो प्रस्ताव है वो 1942 में आया। क्यों आया उसके कारण की तरफ आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि भारतीय नेता लगातार अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था, और
जापान की पूरे विश्व में अगर बात करें तो जापान अपनी प्रतिस्पर्धा दिखा रहा था। उसके साथ साथ चीन और अमेरिका ने भारत के स्वतंत्रता की मांग की। चीन और अमेरिका ने भारत के स्वतंत्रता की मांग की, यानी कि दबाव डाला किस पर? ब्रिटेन की सरकार पर। ठीक, और जैसे ही दबाव डाला ब्रिटेन की सरकार पर, वैसे ही वहां के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने क्या किया कि अपने ही युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य जो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेज दिया। और इनसे बोला कि जाइएगा भारतीय राजाओं से बातचीत करिएगा, इनकी समस्याओं को समझिएगा, क्योंकि हमें द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग करें। बात को समझ रहे हैं? यहां तक आप लोग बात को समझ रहे हैं कि जब दबाव केवल भारतीयों के द्वारा नहीं डाला गया है, यहां पर आप देखेंगे कि वैश्विक स्तर पर भी दबाव डाला जा रहा है, तब ब्रिटेन की सरकार नरम हुई। तब यहां पर इन्होंने क्या किया, अपने ही मंत्रिमंडल के सदस्य को यहां पर भारत में भेजा और बोला कि भारतीय राजाओं से गुलशन, जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि पॉलिटी में क्या पढ़ना होगा, हम सारी चीजें पढ़ा देंगे, पहले आपको भारतीय संविधान के निर्माण की तरफ लेके चल रहे हैं। इसके बाद में हम संविधान सभा से भारतीय संविधान का निर्माण कराएंगे, इसके बाद में हम शासन प्रणाली की तरफ जाएंगे। ये शुरुआती दौर है। ठीक, आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिएगा, शुरू ही से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिएगा। तो आपको पता लग गया होगा कि क्रिप्स मिशन को 1942 में क्यों भेजा गया, क्योंकि यहां पर वैश्विक स्तर पर दबाव डाला गया और भारतीयों की लगातार जब मांग हो रही थी, तब यहां के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिस्टल चर्चिल थे। चर्चिल साहब ने अपने युद्ध मंत्रिमंडल से बातचीत की और बोला कि आप भारत जाइएगा और भारत के नेताओं से बातचीत करिएगा कि उनकी समस्याएं क्या हैं। और क्रिप्स जब भारत आया तो उसने भारतीय नेताओं से बात की और उसके परिप्रेक्ष्य में कुछ प्रावधान दिए। क्या दिए? कुछ प्रावधान दिए। इन्हीं प्रावधानों को क्रिप्स मिशन योजना के नाम से जाना जाता है। और आपको बार बार बता दें, इन्हीं प्रावधानों से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको यह प्रावधान जरूर याद रहना चाहिए। क्रिप्स मिशन के क्या प्रावधान है, बेबेल योजना के क्या प्रावधान है, कैबिनेट मिशन योजना के क्या प्रावधान है, माउंटबेटन योजना के क्या प्रावधान है, और 1947 में भारत विभाजन जो हुआ था उसके क्या प्रावधान है। इन्हीं प्रावधानों से क्वेश्चन आता है। ठीक, चलो बोलिएगा, चलो ही बोल रहा हूं, ये कोई इतना भी स्लो नहीं, आप टीसीएस की तैयारी कर रही हैं। ठीक, अच्छा चलिएगा, मैं स्लो बोलने की कोशिश करूंगा। चलिएगा, चलिएगा, बाकी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। ठीक, तो अब देखिएगा, अब हमको क्या समझना होगा कि इनके प्रावधान देखने होंगे। ठीक, किसके? क्रिप्स मिशन योजना के प्रावधान, और ये प्रावधान आपको याद रखने होंगे। इन्हीं प्रावधानों से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। ठीक, तो ये बात आप लोग स्पष्ट रखिएगा कि हमें प्रावधान ऐसे नहीं है कि क्रिप्स मिशन योजना के कैबिनेट मिशन योजना में पेल दिए, आप कहने लगे कि ये तो इसका है, ऐसा नहीं है। सारे प्रावधान याद रखने होंगे। ऊपर की बात भले ही याद ना रहे, लेकिन आपसे कोई ये पूछ ले परीक्षा में क्वेश्चन, ऊपर की बात से नहीं पूछा जाएगा, ये तो एक भूमिका है। ठीक, आपसे कोई ये पूछ ले कि क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया, तो आप बता सकते हैं कि देखिएगा भारतीय नेताओं की लगातार मांग उठ रही थी, उससे
और प्लस जापान की बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा, प्लस अमेरिका और चीन जैसे देशों ने ब्रिटेन की सरकार पर दबाव डाला, तो वहां के प्रधानमंत्री ने अपने ही सेनापति युद्ध मंत्रिमंडल सदस्य को भारत भेज दिया और उसने बोला कि भारतीय नेताओं से बातचीत करिएगा, उनकी क्या समस्याएं हैं उनको समझिएगा, और उन्हीं समस्याओं के आधार पर उसने कुछ प्रावधान दिए और इन्हीं प्रावधानों से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिएगा, आप लोग आइए जाइएगा नहीं, एक जगह स्थिर हो जाइएगा, तभी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अगर परीक्षा निकालनी है, आना जाना नानी का घर मत बनाइएगा और एकदम सीरियस हो जाइएगा। नंबर एक प्रावधान देखना है, इसने क्या बोला था, क्रिप्स मिशन योजना के प्रावधान में नंबर 1 जो प्रावधान है वो है कि भारत को उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। भारत को उपनिवेशवाद का दर्जा दिया जाएगा, उपनिवेशवाद का दर्जा दिया जाएगा। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि भारत को हम पूर्ण तरीके से स्वतंत्र नहीं करेंगे। क्रिप्स मिशन ने भारतीय नेताओं से जब बात की तो भारत की जब स्वतंत्रता की बात हुई तो उसने बोला कि जो हमारा पहला प्रावधान है, भारत को हम उपनिवेशवाद का दर्जा देंगे, यानी कि भारत को हम स्वतंत्र नहीं करेंगे। भारत अपने आंतरिक जो उसमें है उसमें स्वतंत्र रहेगा, लेकिन जो बाहरी दबाव रहेगा वो किसका रहेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो ब्रिटेन की सरकार का रहेगा। ठीक, उसे कैसा घोषित किया जाएगा? उपनिवेशवाद घोषित किया जाएगा। उपनिवेशवाद का मतलब यह समझिएगा दोहरी सरकार। ठीक, कैसी सरकार? तो दोहरी सरकार होगी। ठीक है, यहां पर भारत में जो शासन किया जाएगा वो कैसा किया जाएगा? दोहरी सरकार के तरीके से शासन किया जाएगा। यानी कि जो आप लोग देखते होंगे कि जो संप्रभुता होती है, संप्रभुता का मतलब क्या होता है? ना देश के अंदर आंतरिक दबाव ना बाहरी दबाव। ठीक, आंतरिक स्वतंत्रता तो आपकी रहेगी, लेकिन जो बाहरी स्वतंत्रता रहेगी वो ब्रिटेन सरकार की रहेगी। ठीक, इसे क्या दिया गया? उपनिवेशवाद। ठीक, अच्छा, चलिएगा, मैं स्लो करने की कोशिश करूंगा, चलिएगा, कोई बात नहीं। ठीक, तो पहला प्रावधान आपको समझ में आएगा कि भारत को जब स्वतंत्रता की बात आई तो क्रिप्स मिशन ने यहां पर पहला प्रावधान दिया कि भारत को कैसा? उपनिवेशवाद का दर्जा दिया जाए, यानी कि पूर्ण तरीके से हम स्वतंत्र नहीं करेंगे। बात समझ में आई? अच्छा, दूसरी बात इन्होंने ये बोली कि युद्ध के बाद में भारतीय लोग अपने संविधान का निर्माण कर लें। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा वैसे ही भारतीय लोग अपने संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का निर्माण करें और संविधान का निर्माण करें। ठीक, बात को समझ रहे हैं? हाँ, फ्री है क्लास। अच्छा, आप लोग देखिएगा, लिखिएगा नहीं, लिखना बिल्कुल नहीं है। जो चीजें हमको लगेंगी वो हम आपको दे देंगे बाद में, लिखिएगा नहीं। ठीक, केवल हाँ एक काम करिएगा कि आप लोग जुड़े हुए हैं तो आप लोग इस क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इतना अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, बाकी और कमेंट अभी रुक जाइएगा, बाद में सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक, अच्छा, क्रिप्स मिशन ने तीसरा प्रस्ताव दिया। क्रिप्स मिशन ने तीसरा प्रस्ताव क्या दिया कि जो ब्रिटिश सरकार इस संविधान सभा को निर्मित करके संविधान का निर्माण करवाएगी। तीसरा प्रस्ताव ध्यान रखिए, पहले क्या बोला गया? यह बोला गया कि भारत को पूर्ण तरीके से स्वतंत्र नहीं किया जाएगा, उपनिवेशवाद का दर्जा दिया जाएगा। दूसरी बात यह बोली कि भारतीय अपने युद्ध के बाद भारतीय अपना संविधान का निर्माण कर ले। तीसरी बात इन्होंने ये बोल दिया कि जो ब्रिटिश सरकार यहां पर संविधान का निर्माण करवाएगी तो ये जरूरी नहीं है कि यहां पर सभी राज्य संविधान को माने।
अगर कोई राज्य संविधान को नहीं मान रहा है तो वह राज्य अपना अलग से संविधान बना सकते हैं, अलग से संविधान का निर्माण कर सकते हैं। और उस संविधान को, जो प्रांत संविधान का निर्माण करेगा, उस संविधान को भी संघ के संविधान का दर्जा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उस संविधान को दर्जा नहीं दिया जाएगा, उस संविधान को भी संघ के, यानी कि जितना केंद्र का संविधान लागू होगा उतने ही उस प्रांत के संविधान लागू रहेगा, उतनी वैल्यू उसकी रहेगी। इस बात को याद रखिएगा, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है। चलिए, ठीक ठीक, चलिएगा, बात को समझ रहे हैं। ये कौन है यहां पर, ये सब मत करिएगा, ठीक है। महाराणा प्रताप जी, बात को समझ रहे हैं। क्या बोला गया है कि जो भी देश संविधान का निर्माण कर रहा है, जो भी देश, तो जो भी प्रांत अपने अलग से संविधान का निर्माण करना चाहता है, वह संविधान, ऐसा नहीं है कि उस संविधान की वैल्यू उस संविधान से अलग हो जाएगी जो संघ ने अपना संविधान का निर्माण किया है। नहीं, दोनों की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी। कैसी होगी? बराबर होगी। बात को समझ रहे हैं। टाइमिंग है शाम को 9 बजे, ठीक। अच्छा, अब हम इनके अगले प्रावधान की तरफ चलते हैं। इन्होंने बोला जो अगला प्रावधान है, संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के बीच, संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के बीच एक समझौता किया जाएगा, एक संधि समझौता किया जाएगा, एक संधि समझौता किया जाएगा। और इसमें क्या होगा, जो अन्य संस्थाएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए, अन्य संस्थाओं की सुरक्षा के लिए, संस्थान की सुरक्षा के लिए। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि ब्रिटिश सरकार से यह संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के बीच में यह संशोधन क्यों किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि भारत को यहां पर दर्जा कैसा दिया जा रहा है। तो आपको पता होगा कि यहां पर जो दर्जा दिया जा रहा है वो उपनिवेशवाद का दिया जा रहा है, उपनिवेशवाद का दर्जा दिया जा रहा है। और उपनिवेशवाद में अभी आपको मैंने पीछे ही बताया है कि दोहरी सरकार होगी। कैसी सरकार होगी? दोहरी सरकार होगी। जब दोहरी सरकार होगी तो आपको अभी हमने पीछे ही बताया था कि यहां पर जो आंतरिक जो गतिविधियां होंगी वो भारत के पास में होंगी, लेकिन बाहरी जो गतिविधियां होंगी वो किसके पास में होंगी? ब्रिटिश सरकार के पास में। तो ब्रिटिश सरकार और संविधान सभा के बीच में एक संधि की जाएगी और जिसमें क्या होगा कि जो सुरक्षा संस्थानों से संबंधित होगी, ठीक, यानी कि बाहरी सुरक्षाओं के लिए ठीक है। चलिएगा, अब बात को समझिएगा। यहां पर अगला जो पॉइंट दिया गया है, यहां पर क्रिप्स मिशन साहब ने अगली जो बात बोली वो बोली कि जब तक नवीन संविधान लागू नहीं हो जाएगा, यानी कि जब तक भारत अपने संविधान का निर्माण नहीं कर लेंगे तब तक ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं वही लागू होंगे, यानी कि 1935 का अधिनियम लागू रहेगा। यह बात को समझिएगा आप अपने दिमाग में, यहीं से क्वेश्चन मार देता है, ठीक।
कि कहने का आपको ये तो पता ही होगा कि जब तक संविधान लागू नहीं हुआ था तब तक यहाँ पर कौन सा अधिनियम लागू चल रहा था, तो 1935 का आया हुआ था। ठीक, तो वो यही कह रहे हैं कि जब तक संविधान लागू नहीं होगा तब तक यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो अधिनियम बनाए गए हैं वो लागू रहेंगे। तो कौन से लागू रहेंगे, तो आपको पता होगा 1935 के ये जो अधिनियम है वही लागू रहेंगे। इसके बाद में जब भारतीय अपने संविधान का निर्माण कर लेंगे तब यहां पर क्या होगा कि यहां पर क्या होगा कि 1935 का संविधान लागू रहेगा। देखिएगा कमेंट वगैरह आप लोग बंद कर दीजिएगा, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। ठीक, आप लोग कमेंट मत करिएगा, जो अनावश्यक लोग हैं वो करते रहेंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट वगैरह मत करिएगा, आप लोग चीजों को समझिएगा। यहां पर पढ़ने के लिए आए, हम इतना पसीना फेंक रहे हैं, आप यहां कमेंट में लगे हुए हैं। चलिएगा, जिसको नहीं पढ़ना है वो क्लास से बाहर निकल जाए। आपको समझिएगा, ये 5 जो प्रावधान दिए गए थे, ये प्रावधान किसके द्वारा दिया गए थे, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। वो क्रिप्स मिशन प्रावधान जो दिए गए हैं वो 5 थे। आपको पता ही होगा पहला जो प्रावधान था वो क्या था, उपनिवेशवाद का दर्जा दिया गया है, आपको पता है। दूसरा जो प्रावधान है उसमें क्या बोला गया कि जैसे युद्ध खत्म होगा वैसे ही भारतीय अपने संविधान का निर्माण कर लें। और तीसरी जो बात बोली गई है वो क्या बोली गई है बताइएगा, तीसरा क्या बोला गया था कि जो भी ब्रिटिश सरकार संविधान का निर्माण करवाएगी, अगर कोई प्रांत उस संविधान को लागू मानता नहीं है तो वह प्रांत अपना अलग से संविधान का निर्माण कर सकता है। और चौथी बात यह बोली गई थी कि भाई जो संविधान और संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के बीच में एक संधि की जाएगी और ये संधि किससे संबंधित होगी, तो सुरक्षा संस्थाओं से संबंधित होगी। पांचवी बात यह है कि जब तक नवीन संविधान लागू नहीं हो जाता है तब तक यहाँ पर क्या रहेगा, तो भारत शासन अधिनियम लागू रहेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये प्रावधान किसने दिए थे, तो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के प्रावधान आए हुए थे, इस बात को याद रखिएगा। और इस प्रस्ताव को किसने, कांग्रेस ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, कांग्रेस ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। अब प्रश्न यह उठता है कि कांग्रेस ने इस प्रस्ताव का विरोध क्यों किया, दिमाग में यह प्रश्न उठना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही होगा अभी इन्होंने क्या बोला था। इन्होंने पहली जो लाइन बोली थी कि भारत उपनिवेशवाद रहेगा, तो कांग्रेस ने यही बोला कि भाई भारत कब स्वतंत्र कब होगा, भारत पूर्ण तरीके से कब स्वतंत्र होगा, उपनिवेशवाद कब तक रहेगा। बात समझ में आ रही है। सॉरी, भारत कब तक उपनिवेशवाद रहेगा, कांग्रेसियों ने यह सवाल पूछा। किससे, क्रिप्स मिशन से। पता नहीं ये क्या हो गया, जब यहां पर उपनिवेशवाद की बात आई तो इन्होंने बोला कि कोई तिथि नहीं है, कोई तिथि नहीं है। इसी बात को लेकर महात्मा गांधी ने इसी बात को लेकर कहा था कि यह दिवालिया चेक है।
क्या है? ये दिवालिया चेक है भैया, इसकी कोई डेट निर्धारित नहीं है कि कब तक भारत स्वतंत्र होगा। ठीक, ये अभी आपने निर्धारित ही नहीं किया है कि भारत उपनिवेशवाद का दर्जा कब तक रहेगा, यानी कि पूर्ण तरीके से स्वतंत्र कब होगा, यह आपने तिथि का निर्धारित नहीं किया है। और जब आपने इस तिथि को निर्धारित नहीं किया है, यानी कि यह दिवालिया चेक है। और इसी को महात्मा गांधी ने क्या बोला था? दिवालिया चेक, यानी कि डेट निर्धारित नहीं की गई है। इस बात को किसने बोला था? महात्मा गांधी ने। बात समझ में आ गई? क्रिप्स मिशन से संबंधित। और यहां पर आप लोगों को पता होगा कि कांग्रेस ने इस आधार पर इसका विरोध किया था। और मुस्लिम लीग की अगर बात करें तो मुस्लिम लीग ये कहती थी कि जो ये क्रिप्स मिशन जो प्रावधान लेके आए हैं, वो ये कहती थी कि भाई यहां पर पाकिस्तान के निर्माण की बात पाकिस्तान के निर्माण की बात नहीं की गई, यानी कि मुस्लिम राष्ट्र की बात नहीं की गई थी। इसलिए मुस्लिम लीग ने इसको विरोध कर दिया था। तो आपको पता हो जाएगा कि भाई कांग्रेस ने क्यों विरोध किया था, क्योंकि इसे उपनिवेशवाद का दर्जा दिया गया था। और मुस्लिम लीग ने इसलिए विरोध किया था क्योंकि इनके हित की बात नहीं की गई थी। किसमें? तो आपको पता होगा क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में। इसीलिए क्रिप्स मिशन प्रस्ताव फेल हो गया। इसके बाद में क्या प्रावधान आता है? तो आपको पता होगा कि इसके बाद में जैसे ही ये फेल होता है, इसके बाद में एक योजना आती है जिसे आप जानते होंगे, बेबेल योजना। बेबेल योजना या शिमला समझौता, या शिमला समझौता। देखिएगा, एक चीज और बात बता दें आप लोगों को कि यहां पर पॉइंट तो याद रखने ही पड़ेंगे। यहां पर आपको कथाक्रम और कालक्रम भी याद रखना पड़ेगा कि क्रिप्स मिशन के बाद में क्या आ रहा है, बेबेल योजना या शिमला समझौता आ रहा है। यह भी याद रखना पड़ेगा। ठीक, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि बेबेल योजना के तुरंत बाद क्या आ रहा है, शिमला क्रिप्स मिशन योजना के बाद में क्या आ रहा है। तो आपको पता होगा कि बेबेल योजना या शिमला समझौता आ रहा है। अब बेबेल योजना या शिमला समझौता क्यों आया, तो यहां पर कुछ बातों को समझिएगा। यहां पर आपको यह समझना होगा कि जैसे ही क्रिप्स मिशन प्रावधान फेल होता है, वैसे ही भारतीय नेताओं ने क्या किया कि 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में एक कांग्रेस की कमेटी बुलाई। कहां पर बुलाई? वर्धा में। यह डेट याद रखिएगा, परीक्षा में बार बार पूछी जाती है, क्योंकि इसी को हम अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। इतिहास में भी पूछी जाएगी और भारतीय संविधान में भी पूछी जाएगी, क्योंकि संवैधानिक विकास की यात्रा आप लोग पढ़ते हैं 1773 से। लेकिन जब हम भारतीय संविधान के निर्माण की परिप्रेक्ष्य में जाते हैं तो आपको पता होगा कि कहां से पढ़ेंगे, क्रिप्स मिशन योजना से। और क्रिप्स मिशन योजना के बाद में जो भी इतिहास का पाठ है वो किसके अंतर्गत जुड़ जाता है, तो संविधान के निर्माण के साथ साथ जुड़ जाएगा। तो यहां पर चीजों को समझना होगा कि जैसे ही क्रिप्स मिशन फेल होता है, वैसे ही कांग्रेसियों को यह लगने लगा कि अब इनसे ब्रिटिश सरकार से आशा करना बहुत व्यर्थ बात है, इनसे किसी प्रकार की हम अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दें, यानी कि अब अंग्रेजों को अपने ही आधार पर भारत से निकालेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में कांग्रेसियों ने क्या किया कि 14 जुलाई 1942 को वर्धा में एक कांग्रेस की कमेटी बुलाई। और यहां पर क्या हुआ, इस कांग्रेस की कमेटी ने
जाना गया। ये क्या किया है वर्धा में, याद रखिएगा, पारित किया गया, यानी कि प्रस्ताव पे बात की गई है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन एक एक पॉइंट से गलत होता है, यहां पर ध्यान रखिएगा। वर्धा में जो है जो वर्धा में जो वो बुलाई गई थी मीटिंग कांग्रेस की, उसमें भारत छोड़ो आंदोलन या प्रस्ताव लागू नहीं किया गया था, लागू नहीं किया गया है। यहां पर क्या किया गया है, पारित किया गया है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद में क्या हुआ कि इस प्रस्ताव को 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 ईस्वी को क्या हुआ कि इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए। अभी क्या था, अभी प्रस्ताव को आप लोगों को पता होगा कि अभी प्रस्ताव को क्या किया गया था, पारित किया गया था, यानी कि प्रस्ताव लाया गया था। अब प्रस्ताव पे 8 अगस्त 1942 को कहां पर, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में एक कांग्रेस की कमेटी बुलाई गई। इसके अध्यक्ष कौन थे बताइएगा आप लोग कमेंट करके, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ग्वालियर टैंक मैदान में जो कांग्रेस की अध्यक्षता हुई, जो कांग्रेस का सम्मेलन बुलाया गया था मुंबई में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी बताइएगा कमेंट करके, ठीक। नहीं तो फिर मैं बता ही दूंगा। 8 अगस्त 1942 को यहां पर ग्वालियर टैंक मैदान में एक सम्मेलन बुलाया गया और भारत छोड़ो आंदोलन पर यहां पर क्या किए गए, हस्ताक्षर किए गए। क्या किए गए, हस्ताक्षर किए गए। इसको यहां लागू नहीं किया गया था, इस बात को याद रखिएगा, लागू नहीं किया गया है, ना लागू यहां वर्धा में किया गया है। वर्धा में क्या किया गया है, पारित किया गया है। कब पारित किया गया है, 14 जुलाई 1942 को। 8 अगस्त 1942 को क्या किया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन को क्या किया गया, हस्ताक्षर किए गए हैं। कहां पर, मुंबई में। मुंबई में कहां पर, ग्वालियर टैंक मैदान में। महात्मा गांधी नहीं, अबुल कलाम आजाद, बिल्कुल सही, अबुल कलाम आजाद इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। कहां पर, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, ठीक। इसके अध्यक्ष कौन थे, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, ठीक। और यहां पर आप लोग याद रखिएगा, मुंबई में जो सम्मेलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो, यानी कि अब अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना है, कुछ भी करो, ठीक। यहां पर याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 को ये करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने कहां दिया था, तो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान पर। और यहां पर भारत छोड़ो आंदोलन के जो प्रस्ताव लाया गया था उस पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक। और यह प्रस्ताव कब लाया गया था, तो 14 जुलाई 1942 को वर्धा में लाया गया था, ठीक, याद है। चलिएगा, अभी हम शिमला समझौता या विभेद योजना की तरफ नहीं बढ़ पाई है, पता नहीं बार बार एक मिनट, चलिएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रावधान की तरफ, करो या मरो, बिल्कुल सही, ठीक। और यही आपको अपने अंदर गांठ बांध लेनी है कि बीपीएससी 67वीं के लिए करो या मरो का नारा लगा दो, तभी कुछ होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा, ठीक, ऐसे कुछ नहीं होगा। आप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, आप पीडीएफ मांगने लगिएगा या कुछ और करते रहिएगा, इनसे सबसे कुछ नहीं होगा। ये सब बकवास चीजें हैं, 3 साल से या 1 साल से या 2 साल से यही सब कर रहे होंगे। हाँ, पेपर की कटिंग, ये सब चीजें कर ली होंगी, नहीं की होंगी, 1-2 साल और कर लीजिएगा,
इसके बाद में जो हम बता रहे हैं वही सच है। ठीक, तो इसलिए आप लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपने लिए भी यही प्रावधान लागू कर लीजिएगा, करो या मरो का। ठीक, चलिएगा। अब इसके बाद में क्या हुआ कि 9 अगस्त 1942 ईस्वी को इस आंदोलन की यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। ठीक ठीक 9 अगस्त 1942 को इस आंदोलन की भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई? 9 अगस्त 1942 को। इसीलिए इस आंदोलन को क्या बोला जाता है आपको पता होगा, अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह अगस्त माह में लागू किया गया। थोड़ा सेंस लगाइएगा, क्वेश्चन टूट जाएगा। ठीक, थोड़ा सेंस लगाइएगा, क्वेश्चन टूट जाएगा। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई, इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, अगस्त क्रांति के नाम। ठीक, यहां तक कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा, अब चलते हैं कि जब ये चीजें हो रही थी, अभी तक आपको बताया कि भारत में जो आंदोलन हो रहे थे, भारत में यानी कि जैसे ही क्रिप्स मिशन फेल हुआ तो भारतीयों को लगने लगा कि अब इनसे आशा करना व्यर्थ है। किससे? ब्रिटिश सरकार से। इसके परिप्रेक्ष्य में हम क्या करेंगे, अपने ही हथकंडे से हम भारत को स्वतंत्र करवाएंगे, इनसे अब अपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसके लिए उन्होंने क्या चलाया, यहां पर चलाया कि भारत छोड़ो आंदोलन उन्होंने प्रारंभ कर दिया भारत में अंग्रेजों के लिए। और इसी परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ कि यहां पर जो गवर्नर जनरल था भारत में, कौन था बताइएगा? इस समय गवर्नर जनरल कौन था? कोई बता सकता है? ये थोड़ी बहुत चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए, बताइएगा जल्दी फटाफट। अरे भाई, लॉर्ड लिनलिथगो कौन है? इसको याद रखिएगा, ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत में लॉर्ड लिनलिथगो गवर्नर जनरल के पद पर था और ये यहां से चला जाता है। ठीक, ये यहां से चला जाता है जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। यही तो बात समझाना चाहते हैं सूरज जी, यही तो बात समझाना चाहते हैं। बेबेल इसके बाद में आएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जब प्रारंभ होता है भारत में, तो यहां पर गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो है। इसके बाद में ये चला जाएगा, अब यहां बेबेल आ जाएगा, क्योंकि इसके समय भारत में ये समस्याएं उत्पन्न हो गई। इसके समय भारत में ये समस्याएं उत्पन्न हो गई तो ब्रिटिश सरकार को समझ में आ गया कि अब भारतीयों को एक लॉलीपॉप दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? एक लॉलीपॉप दे दिया जाए भारतीयों को। और भारतीयों को अगर हम कोई बात रखेंगे तो लॉर्ड लिनलिथगो के माध्यम से रखवाएंगे तो ये भारतीय नहीं मानेंगे। इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक यहां पर गवर्नर जनरल को भेजा जिसका नाम था बेबेल। और इसी बेबेल ने क्या किया, आके भारतीयों को एक प्रस्ताव यानी कि प्रावधान दिया आके। प्रावधान क्या है? एक तरीके से लॉलीपॉप है। आप लोग 1773 से आप प्रावधान देखेंगे कि भारतीयों को लगातार ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक के बाद में एक यानी कि 1857 से जो भी भारतीयों के लिए जितने भी एक्ट आ रहे हैं वो एक तरीके से लॉलीपॉप की तरीके से काम कर रहे थे। सच बता रहे हैं। ठीक, यानी कि लॉर्ड लिनलिथगो के माध्यम से तो लॉलीपॉप नहीं दिया जा सकता था। ये लॉलीपॉप किसके माध्यम से दिया गया तो आपको पता होगा, बेबेल के द्वारा। यानी कि बेबेल क्या लेके आता है? योजना लेके आता है, यानी कि प्रावधान लेके आता है।
प्रावधान। ठीक, अब वेबेल के प्रावधान क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक, ये जानना बहुत ही जरूरी है कि वेबेल के द्वारा क्या प्रावधान दिए गए। ठीक, क्योंकि इन्हीं प्रावधानों से प्रश्न पूछा जाता है। तो नंबर 1, केंद्र में एक नई कार्यकारिणी, नई कार्य, राइटिंग पर बिल्कुल मत जाइएगा, कारिणी का गठन किया जाएगा, का गठन किया जाएगा। यानी कि बोल दिया गया कि केंद्र में एक नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा तो इससे क्या होगा। उसने ये बोला कि गवर्नर जनरल और सेना के अधिकारी के, सेना का जो अधिकारी है उसके अलावा सभी लोग भारतीय होंगे। सभी लोग कैसे होंगे, भारतीय होंगे। केवल 2 ही लोग यहाँ पर, एक तो गवर्नर जनरल और एक सेना का प्रमुख, यही केवल और केवल ब्रिटिश सरकार के अधीन होंगे। बाकी सभी लोग सारे भारतीय होंगे। कहां पर, कार्यपालिका में। कार्यकारिणी का मतलब क्या है, कार्यपालिका। यानी कि ब्रिटिश संसद, वो ब्रिटिश सरकार के जो परिप्रेक्ष्य में कार्यपालिका चल रही थी भारत में, उसमें सभी भारतीय होंगे। केवल गवर्नर जनरल और सेना का प्रमुख ही केवल और केवल कौन होगा, तो वो केवल ब्रिटेन का होगा, बाकी सभी भारतीय होंगे। एक बात बोल दी आगे, चलिए। और इसके बाद में क्या बोला, इसके बाद में वेबेल योजना ने, या वेबेल ने एक प्रस्ताव दिया कि दूसरे नंबर पर क्या दिया कि भाई कार्यकारिणी में जो अभी नई कार्यकारिणी, वो हमने बात बोली है कि जो अभी कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा उसमें क्या होगा कि यहाँ पर सारे जो प्रतिनिधि होंगे वो कौन होंगे, भारतीय होंगे। और ये दूसरे नंबर पे ये बात रखी गई कि जो ये भारतीय प्रतिनिधि होंगे इनकी संख्या बराबर होगी, किससे, हिंदू और मुसलमान से। हिंदू और मुसलमान सदस्यों की संख्या बराबर होगी। ठीक, सदस्यों की संख्या कैसी होगी, तो बराबर होगी। ठीक, आपको यह पता हो गया। पहली बात, वेबेल योजना का प्रावधान में पहली बात आपको याद रखनी होगी कि यहां पर नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, जिसमें क्या होगा, उसमें आपको यह देखना पड़ेगा कि यहां पर सभी जो सदस्य होंगे वो भारतीय होंगे। सेना और गवर्नर जनरल को छोड़कर बाकी जितने भी सदस्य हैं वो भारतीय होंगे। दूसरी बात उन्होंने बोली कि जो भी सदस्य हैं उसमें हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर रखी जाएगी। यहां पर फिर बात को समझिएगा। इसके बाद में तीसरी बात उन्होंने बोली, यहां पर बोली कि जो गवर्नर जनरल को, जो कार्यकारिणी में जो गवर्नर जनरल वीटो पावर का प्रयोग करता है, ठीक, वह प्रयोग नहीं रहेगा। यानी कि वह गवर्नर जनरल अभी तक वीटो पावर का प्रयोग कर रहा था, वो वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकता है। ठीक, बात समझ में आई। यहां पर आपको यह समझना होगा कि अभी तक वेबेल योजना के प्रावधान के पहले क्या बात रखी गई थी, या 1935 के अधिनियम में आपको बात पता होना चाहिए कि गवर्नर जनरल के पास में वीटो पावर की शक्ति थी। इन्होंने बोला कि गवर्नर जनरल के पास में जो वीटो पावर की शक्ति है वो हम खत्म कर देंगे। ठीक, बात समझ में आई। अच्छा, और इन्होंने अगली बात बोली इन्होंने बोला कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में भारतीय अपने
भारतीय अपने संविधान का स्वयं निर्माण कर लें। भारतीय अपने संविधान का स्वयं निर्माण कर लें। निर्माण कर लें, ठीक। और इन्होंने अगली बात ये बोली कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो भी नेता गिरफ्तार किए गए हैं उन सबको रिहा कर दिया जाए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो भी नेता गिरफ्तार किए गए हैं उन सबको क्या कर दिया जाएगा? रिहा कर दिया जाएगा, ठीक। बात समझ में आई? पहला ये तीसरा क्या है? वीटो पावर का प्रयोग जो गवर्नर जनरल करता था उसको खत्म कर दिया जाएगा। यहां पर भारतीय जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, इसके बाद में क्या हो जाएगा तो आपको पता होगा कि जो संविधान, भारतीय अपने संविधान का निर्माण कर सकेंगे। और जो लास्ट बात है वो ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो भी नेता पकड़े गए हैं उनको क्या कर दिया जाएगा? रिहा कर दिया जाएगा। इसके बाद में इन्होंने ये बोला कि शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाए। शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाए। सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाए कहां पर? शिमला में। और ये शिमला में जो सम्मेलन बुलाया गया था ये कब से कब तक चला? ये कब से कब? अरे यही बोला है भाई, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा इसके बाद में भारतीय अपने संविधान का स्वयं निर्माण कर लेंगे। ये बेबेले ही प्लान में तो बोल रहा हूं और किस में, ठीक। तो इसके बाद में जब शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया, ये कब से कब तक बुलाया गया? तो 25 जुलाई से 25 जून से 14 जुलाई के बीच में ये चला। 25 जून से 14 जुलाई के बीच में यह सम्मेलन चला। और इस सम्मेलन में आपको पता होगा कि जो अभी बेबेल योजना में प्रावधान दिए गए थे, क्या प्रावधान दिए गए थे? एक तो यह बोला गया था कि हिंदू और मुसलमानों की जो संख्या कार्यकारिणी समिति में बराबर होगी, इसी बात को लेकर वहां शिमला में गतिरोध उत्पन्न हो गया। गतिरोध इस प्रकार का उत्पन्न हो गया कि वहां पर मुस्लिम लीग चाहती थी कि जो मुसलमान सदस्य हैं वो मुस्लिम लीग स्वयं चुनकर भेजे। इसको लेकर कांग्रेस ने इसका विरोध किया और इसी बात को लेकर शिमला समझौता यहां पर क्या हो गया? यहां पर खत्म हो गया, यानी कि शिमला समझौता फेल हो गया। यहां पर एक बात और समझनी होगी, शिमला समझौता की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो अबुल कलाम आजाद कर रहे थे। और एक बात और महत्वपूर्ण है कि शिमला समझौता में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था, ठीक। अच्छा, अब देखिएगा एक आईएएस का आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों को। हाँ, 25 जून से 14 जुलाई शिमला समझौता, यही बेबेल योजना से थोड़ा हम भी जज कर लें कि आप लोग कितना समझे। बेबेल योजना से क्वेश्चन है, ये आईएएस 2007 में पूछा गया था मुझे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। कथन लिखना ही पड़ेगा पूरा। कथन, बेबेल योजना के अनुसार, बेबेल योजना के अनुसार
अनुसार कार्यकारिणी परिषद दिख रहा है में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों बात क्यों रही है। ये सब एग्जाम का हिस्सा होता है कि संख्या बराबर होती थी। कारण वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। भारत का बंटवारा बच जाता है। चलिएगा, ए नंबर ऑप्शन है ए आर दोनों सही, बी नंबर ऑप्शन है ए सही आर ए आर दोनों सही। ए आर की सही व्याख्या है, सही व्याख्या। ए आर की व्याख्या सही नहीं कर रहा है, व्याख्या सही नहीं कर रहा है। सी नंबर है ए सही है आर गलत है, आर गलत। डी नंबर ऑप्शन है ए गलत आर सही। बताइएगा क्या है, आप लोग उत्तर दीजिएगा। समझ लें कितने लोग समझ रहे हैं। बेबेल योजना को अभी अभी पढ़ाया, बताइएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से चाइल्ड सुन लीजिएगा। बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारिणी परिषद में हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या बराबर होती थी। कारण है बेबेल का विचार था ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। सी। अच्छा, और कोई आंसर? अच्छा, देखिएगा, चलिएगा। सी आंसर है, इसको एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि पहले आप कथन को पढ़िएगा, बी नहीं सी होगा। चलिएगा, छोड़िएगा, केवल देखना था। बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारिणी परिषद में हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या बराबर होती थी। यह बिल्कुल बात सही है। बेबेल योजना के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था जिसमें बोला गया था कि हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर होगी। इसके बाद में इसीलिए, या कहें क्योंकि, इसलिए ऐसे लगा के आप कारण को पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आर गलत है या सही। ठीक, इसलिए बेबेल का विचार था ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। बेबेल का ऐसा कोई विचार नहीं था। और आपको यह भी बता दें कि ब्रिटिश सरकार की नीति थी कि फूट डालो राज करो। ठीक, तो यानी कि आर तो अपने आप गलत हो ही जाता है। केवल और केवल ए सही है, आर गलत है। इसके प्रत्यक्ष में आप देखेंगे तो सी आंसर होगा। चलिएगा, जिन लोगों ने बहुत अच्छा समझ रहे हैं, जिन लोगों ने सी उत्तर दिया है, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक, कई छात्र तो भागने ही लगते हैं
चलिएगा, अब हम चलते हैं कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना की तरफ। कैबिनेट मिशन योजना कब आया? आपको पता होगा 1946 में। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना आया। कब आया? 1946 ईस्वी में। आपको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त होता है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ब्रिटेन में आम चुनाव होते हैं, यानी कि ब्रिटेन में चुनाव होते हैं। ठीक, ब्रिटेन में जब चुनाव होते हैं तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है वो बदल जाते हैं। आपको पता होगा कि जब क्रिप्स मिशन था उस समय यहां पर प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको पता होगा कि क्रिप्स मिशन योजना के समय एटनी था। और कैबिनेट मिशन योजना का जो प्रावधान आ रहा है इस समय यहां पर कौन है, तो यहां पर आपको पता होगा चर्चिल आ चुके हैं। चर्चिल, यानी कि जो आम चुनाव हुए इसमें यहाँ के ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन बन गए, तो आपको पता होगा चर्चिल। ठीक, चर्चिल साहब जैसे ही आए वैसे ही उन्होंने भारत की स्वतंत्रता का जिक्र किया। कहां पर? अपनी संसद में। उस संसद को हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है। हाउस ऑफ कॉमन्स में चर्चिल साहब ने क्या बात रखी कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए, भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए, यानी कि आजाद कर दिया जाए। ठीक, स्वतंत्रता और आजादी में फर्क होता है, किसी दिन हम चर्चा करेंगे। अजय जी आप इतना परेशान मत होइएगा, थोड़ा कमेंटबाजी कम करिएगा, ठीक है। तो यहां पर कौन आ गए? चर्चिल आ गए। चर्चिल ने हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या किया, यहां पर अनाउंस किया कि देखिएगा भारत को अब स्वतंत्र कर देना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में जो यहाँ के इनके प्रधानमंत्री के जो कैबिनेट मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, उनको भारत भेज दिया। उनको भारत भेजने के लिए कहा गया कि आप भारत जाइएगा। और इसके लिए क्या किया कि कैबिनेट मंत्रियों को जो भारत भेजा गया, और ये कितनी सदस्यीय समिति का गठन किया गया, तो आपको पता होगा 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। ठीक, 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। और इसमें से कौन कौन से 3 सदस्य थे, तो आपको पता होगा स्टेफोर्ड क्रिप्स जो पहले आया था, स्टेफोर्ड क्रिप्स। इसके बाद में एबी अलेक्जेंडर, इसके बाद में लॉरेंस, और ये जो लॉरेंस थे इस सभा के अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष थे। ठीक, लॉरेंस साहब, बात याद है? लॉरेंस कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। और ये 24 मार्च 1946 को ये दस्ता दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचकर इन्होंने भारतीय नेताओं से बातचीत की। ठीक, कब पहुंचा? तो आपको पता होगा 24 मार्च 1946 को यह दिल्ली पहुंचा। ठीक, अरे कितने बजे तक चलेगी? चली जाएगी क्लास, क्यों परेशान हो? कहीं बाहर हो, घर से बाहर आ रहे हो? मुझे लगता है घर पे ही बैठे होगे।
ये क्रिप्स मिशन प्रस्ताव और पढ़ लीजिएगा बस। इसके बाद में क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने भारत आए, भारतीय नेताओं से बातचीत की, इसके बाद में ये भी एक प्रावधान लेके आएंगे। इनके प्रावधानों को और समझ लीजिएगा। कैबिनेट मिशन ने एक प्रावधान दिया, कैबिनेट मिशन ने प्रावधान दिया। इनका क्या प्रावधान था? नंबर 1, संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभा के माध्यम से किया जाएगा। संविधान सभा का गठन, सभा का गठन प्रांतीय विधानसभा के माध्यम से किया जाएगा, के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से, अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से किया जाएगा। ठीक जैसे कि राज्यसभा का गठन किया जाता है, राज्यसभा के सदस्यों को जैसे चुना जाता है, वैसे ही सेम संविधान सभा के सदस्यों के लिए चुनाव की बात की गई थी। ठीक, चुनाव की बात, संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव की बात कैसे की गई थी? तो आपको पता होगा कि जैसे राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की बात की जाती है, यानी कि अप्रत्यक्ष तरीके से सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। यहाँ पर आपको यह पता होना चाहिए कि यहाँ पर बहस के मताधिकार की बात नहीं की गई है। ये बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या संविधान सभा बहस के मताधिकार के आधार पर चुनी गई है? बिल्कुल नहीं चुनी गई है। कैसे चुनी गई है? अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि के माध्यम से चुनी गई है, जैसे कि राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव किया जाता है। ठीक, बात समझ में आई? अच्छा, पहला प्रावधान आपको पता लग गया है। और आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो संविधान सभा है वो कहां से चुनी जाएगी? तो प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा, वह द्वारा ये संविधान सभा का चुनाव किया जाएगा। ठीक, सेम टू सेम राज्यसभा, जैसे वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, वैसे ही उस समय संविधान सभा का चुनाव किया जा रहा था। ठीक, बात समझ में आई? यस, यहां पर बार बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अरे भाई, यहां पर चर्चिल है, वो एटनी है, एटनी, सॉरी चर्चिल नहीं, एटनी है, एटनी है, सॉरी कैबिनेट मिशन योजना में एटनी है। एटनी यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए थे, एटनी। ठीक, चर्चिल गलत हो गया, सॉरी, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। चर्चिल नहीं, एटनी है, अब याद आएगा। ठीक, अच्छा, दूसरा यह प्रावधान दिया गया कि आपको पता होगा, यहां पर आपको पता होगा कि यहां पर जो संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव किया जाएगा वो कितनी जनसंख्या पे किया जाएगा? तो 10 लाख की जनसंख्या पर। कितने पे? 10 लाख की जनसंख्या पे सदस्यों का चुनाव किया जाएगा, यानी कि एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या पर होगा। बार बार यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन मारा है, बार बार मारा है, इस बात को याद रखिएगा। प्रधानमंत्री का यहां पर भूल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितने प्रावधान दिए गए वो प्रावधान एक एक याद होना चाहिए। चाहे क्रिप्स मिशन का हो, चाहे बेबेल योजना का हो, चाहे कैबिनेट मिशन का हो, यहीं से क्वेश्चन आएगा। आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा कि कैबिनेट मिशन योजना में ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन था, कभी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन बनेगा वो यहां पर ये बनेगा, आपसे यह पूछा जाएगा कि उस समय जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था वो प्रत्यक्ष तरीके से हुआ था या अप्रत्यक्ष तरीके से? प्रांतीय विधानमंडल के द्वारा हुआ था या केंद्रीय विधानमंडल के द्वारा हुआ था? आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा। आपको यह याद रखना पड़ेगा कि संविधान सभा का जो निर्माण हो रहा है उसके लिए कैबिनेट मिशन योजना ने क्या क्या प्रावधान दिए आपके, ये याद रखिएगा।
चाहिए कि यहाँ पर जो पहली बात है वो प्रांतीय विधानमंडल के द्वारा संविधान सभा के निर्माण की बात की जा रही है। कौन कर रहा है? कैबिनेट मिशन योजना का। दूसरी यहाँ पर बात ये बोली गई है कि यहाँ पर जो सदस्यों का चुनाव होगा वो एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या पर होना चाहिए। ठीक, अच्छा, अगली बात को समझिएगा। अगली बात उन्होंने बोला कि भाई जो आवंटन किया जाएगा, प्रांतों के जो स्थानों का आवंटन किया जाएगा वो वहां के समुदाय के माध्यम से किया जाएगा। ठीक, समुदाय के माध्यम से किया जाएगा, यानी कि जैसी जनसंख्या होगी उसी आधार पर सदस्यों को चुना जाएगा। जहां पर सिख है तो उस जनसंख्या के क्षेत्र से सिख का होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वो क्षेत्र से मुसलमान ले आइएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। जहां पर जिस प्रकार का समुदाय है, जिस प्रकार का क्षेत्र है, उसी प्रकार के लोगों का चयन होना पड़ेगा। क्योंकि जो संविधान बन रहा है वो संविधान का मतलब होता है प्रत्येक देश के व्यक्ति की आकांक्षाएं, उद्देश्य और हितों की पूर्ति होनी चाहिए। और इसके लिए हितों और आकांक्षाओं और उद्देश्यों की पूर्ति कब होगी? जब उसके क्षेत्र का प्रतिनिधि वहां पर होगा, तब तक नहीं हो सकती है आपके हित और उद्देश्य की पूर्ति। अब जैसे कि हम आपकी चीजों को समझ रहे हैं तो हम ही वहां पर आपके मुद्दों को उठा सकते हैं। हम आपकी समस्याओं को नहीं समझ रहे हैं, हम आपके मुद्दों को कैसे उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। ठीक, इसीलिए यहां पर यह बात बोली गई। बात समझ में आई? अच्छा, ठीक, और इसमें जो समुदाय रखे गए थे वो 3 रखे गए थे। नंबर 1 सामान्य, नंबर 2 सिख, नंबर 3 मुस्लिम। ठीक, और अगली बात जो रखी गई है वो देशी रियासतों के लिए रखा गया था। देशी रियासतों को संविधान सभा में शामिल करने के लिए समझौता समिति का गठन किया जाएगा। किसके लिए? समझौता समिति। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस में कि आपको यह याद रखना पड़ेगा कि यहां पर आपको यह याद रखना पड़ेगा कि देशी रियासतों का जो यहां पर चयन किया जा रहा था, उनके सदस्यों को संविधान सभा में जो बुलाया जा रहा था वो किस माध्यम से आ रहे थे? समझौता समिति के माध्यम से। और ये समझौता समिति कौन करेगा? तो आपको बता दें कि जो संविधान सभा में सदस्य चुन के भेजे गए वही लोग वही सदस्य और देशी रियासत के लोग इन के बीच में समझौता किया जाएगा। देशी रियासत के बीच में। ठीक, तब यहां पर क्या किया जाएगा? आपको पता होगा कि यहां पर देशी रियासतें लगभग में 500 थी। कितनी है? लगभग में 500 है या 500 से अधिक। ठीक, 500 से अधिक है। और आपको पता है कि देशी रियासतों से सदस्य कितने आने हैं? 93 आने हैं। यानी कि लगभग में 5 देशी रियासत या 6 देशी रियासत से एक सदस्य आएगा। 5-6 देशी रियासत को मिला के एक सदस्य आएगा। तो ये कहीं ना कहीं देशी रियासतों के बीच में क्या हो जाएगा? एक दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए क्या किया गया? एक समझौता समिति का गठन किया गया। और ये समझौता समिति किस किस के बीच में की जाएगी? तो आपको पता होगा कि जो संविधान निर्माण के लिए जो सदस्य हैं उनके बीच में, और यहाँ पर जो देशी रियासत है उनके बीच में एक समझौता किया जाएगा। और जिसके जो भी व्यक्ति अच्छा लगेगा उसको यहाँ पर किसमें बुला लिया जाएगा? संसद में संविधान के निर्माण के लिए बुला लिया जाएगा। अजय जी, फैक्ट को याद मत कीजिएगा, फैक्ट से कुछ होने वाला नहीं है। आप अभी एमपीपीएससी का पेपर उठा के देखिएगा, एक फैक्ट काम नहीं आया। पॉलिटी को आप लोग जो समझ रहे होंगे कि बहुत ही आरामदायक पढ़ने वाली चीज है, अनुच्छेद को रट लेंगे और संविधान शास्त्री बन जाएंगे, एक नहीं पकड़ पाएंगे, गारंटी है, एक नहीं।
जो वर्तमान समय का भारतीय संविधान का जो पैटर्न है उसको उठा के देखिएगा, झारखंड पीसीएस उठा के देखिएगा पेपर। फैक्ट याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा। यहां पर वोट वाली बातें नहीं है, यहां पर क्या होगा, समझौता किया जाएगा, वोट नहीं दिया जाएगा, बातचीत की जाएगी। ठीक, बात समझ में आ गई, बातचीत की जाएगी। बिल्कुल नहीं है अजय जी, अजय आपको बता दें, पीटी के लिए फैक्ट बिल्कुल आप वर्तमान समय में जरूरी नहीं है। अगर फैक्ट के कीड़ा है तो पीटी से बाहर हो जाएंगे, ये सच है। आप पेपर उठा के देखिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में पीटी बाहर कर रहा है। अभी जैसे जैसे आगे आएंगे क्लास में आपको चीजें ऐसी ऐसी पता लगेंगी जो आपने कभी पढ़ी नहीं होंगी, और वहीं से क्वेश्चन मारा जा रहा है बार बार। एमपीपीएससी का पेपर उठा के देखिएगा इसी वर्ष का, झारखंड पीसीएस का पेपर उठा के देखिएगा इसी वर्ष का, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन का लेवल क्या है। आप पढ़े नहीं होंगे, सच बता रहा हूं। अगला जो प्रावधान दिया गया था वो प्रांतों के लिए अलग से संविधान निर्माण की बात भी रखी गई थी। अगर कोई प्रांत संविधान का निर्माण नहीं करना चाहे, वो संघ के संविधान को नहीं मानना चाहता है, तो वो अलग से संविधान का निर्माण कर सकती है। उसके संविधान की और संघ के संविधान की वैल्यू बराबर होगी। ठीक, यानी कि केंद्र और राज्य के संविधान की वैल्यू बराबर होगी। यह बात आपको पता होना चाहिए। अगर कोई राज्य यहां पर संविधान को नहीं मानना चाहता है तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा कि वह राज्य अपने अलग से संविधान का निर्माण कर ले और इसके परिप्रेक्ष्य में उसके संविधान की और केंद्र के संविधान की भूमिका बराबर होगी। ठीक, इसके बाद में बता दें कि जो अगला प्रावधान उन्होंने दिया वो बोला कि संविधान सभा के लिए 389 सदस्य होंगे, 389 सदस्य होंगे, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत के कितने सदस्य होंगे, ब्रिटिश प्रांत के 292 सदस्य होंगे, देशी रियासत से 73 सदस्य होंगे, 4 सदस्य चीफ कमीशन क्षेत्र होगा। चीफ कमीशन क्षेत्र ये समझिएगा वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेश, यानी गवर्नर जनरल का शासन, ऐसे समझिएगा। ठीक, यहां पर क्या होता था, ये भी ब्रिटिश प्रांतीय क्षेत्र होते थे, ये समझिएगा वर्तमान समय में ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, 73 देशी रियासत है। इनको मिला लीजिएगा क्योंकि ब्रिटिश प्रांत क्षेत्र ही है तो 296 हो जाएंगे। 296 ब्रिटिश प्रांत क्षेत्र है, 296 ब्रिटिश प्रांत क्षेत्र है। इसमें से क्या हुआ कि 213 जो सीटें हैं वो सामान्य को कितनी, 213। ठीक, 213 सामान्य को, और यहां पर 79 मुस्लिम लीग को। बात समझ में आ रही है, और 4 सिखों को, 4 सिख। 389 सदस्यों की बात की गई थी, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश भारत प्रांत से, 4 चीफ कमीशन यानी केंद्र शासित प्रदेश, और 73 कैसे थे, देशी रियासत। ये बात रखी गई थी। फिर बोल दिया गया कि जो 296 यानी कि ये 4 और ये 292 यानी कि 296 जो सदस्य होंगे वो किस तरीके से, सामान्य के पास में 213 सीटें रहेंगी, 89 सीटें मुस्लिम लीग के पास में रहेंगी, 4 सीटें सिख के पास में रहेंगी। ये बंटवारा किया है। ठीक, इसके बाद में आप लोगों को इसके लिए जो महिलाओं की संख्या रखी गई थी
यहाँ पर तो महिलाओं की संख्या कितनी रखी गई थी इस संविधान के निर्माण में? तो 15 रखी गई थी। ये आपको याद रखना होगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछ सकता है। महिलाओं की संख्या कितनी रखी गई थी? तो 15 रखी गई थी। इसके बाद में आपको ये देखना होगा कि अनुसूचित जाति की संख्या कितनी रखी गई थी। अनुसूचित जाति की संख्या की अगर बात करें तो 26 सदस्य रखे गए थे। अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें तो 32 सदस्य रखे गए। अनुसूचित जनजाति की संख्या की बात करें तो 32 सदस्य रखे गए थे। और एक चीज और याद रखिएगा कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था, संविधान सभा के जब संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय एक ऐसी देसी रियासत थी जिसने हिस्सा नहीं लिया था। वो देसी रियासत थी हैदराबाद, और कोई नहीं। और आज के लिए हम इस सेशन को यहीं रोकते हैं। बाकी हम कल भारतीय संविधान के निर्माण पर बात करेंगे। और आप लोगों को और एक बात बता दें, जो लोग हमको सुन रहे हैं, हिस्ट्री और पॉलिटी में कॉन्सेप्ट बेस्ड पे तैयारी करनी पड़ेगी। अगर सपना है, फैक्ट याद नहीं आएगा, फैक्ट काम नहीं आएगा। फैक्ट काम नहीं कर रहा है पीसीएस में वर्तमान समय में। आप मेरी बात मत मानिएगा, आपको हम बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि आप विगत वर्षों के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करिएगा। हमारी बात क्यों मान रही है? हमने पहले ही बोला है कि हम आपको गलत ले जा रहे हैं या सही ले जा रहे हैं, इसके लिए आप खुद जज करिएगा। और जज करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप विगत वर्षों के क्वेश्चन पेपर को आप देखिएगा। और इसके परिप्रेक्ष्य में हाल ही में जिन राज्यों के पेपर हुए हैं उनका भी अध्ययन करिएगा। जैसे एमपी पीएससी का देख लीजिएगा, आप झारखंड पीएससी का देख लीजिएगा। इनको पेपरों को देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि पॉलिटी से क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं, बीपीएससी या यूपीपीसीएस का लेवल क्या रहेगा, यह आप अपने आप से जज कर सकते हैं। हमारी मानने की जरूरत क्या है? ठीक? और अगर आप लोग तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, बेहतर यानी कि पास करने की स्थिति में रहना चाहते हैं, तो फैक्ट और लूसेंटिया ज्ञान इसको आप खूंटी पे टांग दीजिए। काम नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। पीटी भले ही निकला दे, मेंस नहीं होगा। पहली बात तो पीटी में बहुत बुरी स्थिति रहेगी, ये सच है।